सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8th के साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड द एटम। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने 3rd चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म में देखा था कि जो भी कोई भी एटम है, ठीक है, एटम किससे बनता है, कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी होता है कोई भी सब्सटेंस का उससे क्या बनता है, उससे एटम बनता है। ठीक है, तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। जो न्यूट्रल होता है यानी न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसको कोई भी चार्ज जो है कैरी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इनसाइड द एटम मतलब एटम के स्ट्रक्चर और बाकी सब उसके इनसाइड क्या क्या होता है, ठीक है, जो भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है उसे हम लोग इस चैप्टर में डीप में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपने 4th चैप्टर नहीं देखा तो आई बटन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके 4th चैप्टर देख लो। तो ये 5th चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं 5th चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड द एटम। बट जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग ने 3rd चैप्टर में देखा था कि एटम क्या होता है। ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको एटम इनसाइड द एटम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एटम असल में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार वापस से रिकैप करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो कि कुछ इस तरह का इमेज जो है एटम दिखता है। ठीक है, एटम को अपने आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जो मैं रीड करके आपको दिखा देता हूँ कि एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूट ए केमिकल एलिमेंट। ठीक है, जो कोई भी मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर जो होता है, ठीक है, किससे बना होता है? केमिकल एलिमेंट से बना होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना कि कोई भी मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? केमिकल एलिमेंट से बना होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होता है उस क्या होता है? वो एटम होता है। ठीक है, तो इसका होता है एवरी सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा इज कंपोज ऑफ न्यूट्रलाइज एंड आयनाइज्ड एटम। तो जितना भी, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होने दो इस अर्थ पे या फिर कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट होने दो, जैसे सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस या फिर प्लाज्मा, तो वो सब किससे बने होते हैं? न्यूट्रलाइज और आयोनाइज्ड एटम से। ठीक है, किससे बने होते हैं? न्यूट्रलाइज और आयोनाइज्ड एटम से। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर उसका बताया एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, टिपिकली साइज आर अराउंड 100 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये जो एटम होते हैं, ठीक है, वो कितने एकदम स्मॉल होते हैं, एकदम स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बीच में आपको सेंटर में दिख रहा है वो क्या है? एटम है। ठीक है, तो और इसको जहाँ पर जो जूम करके दिखाया है, ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो कुछ साइज़ होता है वो कितना होता है? 1 × 10⁻⁻10 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि कितना स्मॉल है। ठीक है, इसीलिए इसे अपने आँखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका बाद बताया द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर अटैच टू द प्रोटॉन इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो 4th चैप्टर, ठीक है, 4th चैप्टर में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, और अगर आपने 4th चैप्टर अब तक नहीं देखा तो जाके देख लो, वहाँ पर मैंने आपको डीप में समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद बताया द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर अटैच टू ईच अदर बाय द न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन, आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं अटैच होते हैं और उसके अराउंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स से अटैच होते हैं। ठीक है, कैसे अटैच होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स से। फिर उसका बताया दिस फोर्स इज यूजली स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट रिपील्स द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम वन अनदर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस। तो ये यहाँ पर बताया कि जो ये न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स होता है वो किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सो फ्रेंड, इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोग ने स्टडी किया व्हाट इज एटम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, यहाँ पर साइज देखने वाले कि एटम की साइज़ कितनी होती है। तो इससे पहले वाली स्लाइड में जैसे कि मैंने आपको बता दी कि एटम की साइज़ होती है 1 × 10⁻10⁻10। ठीक है, तो इतनी साइज़ होती है 1 × 10⁻10 मिलीमीटर। ठीक है, ये होती है एक एटम की साइज़। तो यहाँ पर अभी डीप में समझते कि ये जो एटम की साइज़ है वो कहाँ से पता चला हमें। ठीक है, यहाँ पर बताया द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, मच स्मॉलर देन द इमेजिनेशन। ठीक है, तो इतना छोटा होता है एटम का साइज़ कि हम उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि कितना छोटा है। ठीक है, और उसे आँखों से देखना तो दूर की बात है। तो इसका बताया लेयर ऑफ एन एटम एज थिक एज
ए थिन शीट ऑफ पेपर इज़ फॉर्म व्हेन मोर देन मिलियंस ऑफ एटम आर स्टैक्ड टुगेदर। तो यहाँ पर बताया कि एटम जो होता है वो ऐसे लेयर से, ठीक है, आपको एकदम थिन शीट जो लेयर होता है, थिन शीट ऑफ पेपर, ठीक है, एकदम थिन शीट ऑफ पेपर, ठीक है, उसको मिलियन टाइम जो है उसको एक साथ रखेंगे तो उतना यूनिट को क्या उस स्मॉल यूनिट से क्या बना रहता है, एटम बना रहता है, ठीक है। तो इसका बताया इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द साइज ऑफ एन आइसोलेटेड एटम बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर बताया कि जो एटम की साइज़ है तो वो मेजर करना तो इम्पॉसिबल है, मतलब वैल्यू है, ठीक है, ये एक डिराइव वैल्यू है। क्यों? अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आया कि यहाँ पर हम जो है एटम की साइज़ क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि जो इतना स्मॉलेस्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वो हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। और ये जो इसके सराउंडेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटम के अंदर, ठीक है, एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस मतलब सेंटर में होता है, ठीक है। वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। और उसके रिवॉल्व करने से क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, हर एटम का पोजीशन चेंज होता है, और इसी की वजह से ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर एटम का क्या करना, मेजर कर पाना, ठीक है, उसका जो साइज़ है उसे मेजर कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए आज तक मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाया कि एटम का कितना होता है, बट यहाँ पर डिराइव मतलब स्टडी के लिए यहाँ पर हम लोग कितना उसका वैल्यू एज्यूम करते हैं, उसका वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं 1 × 10⁻⁻10 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ गया होगा कि एटम की साइज़ इतनी क्यों है, ठीक है, और एटम क्या होता है, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो फ्रेंड, इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोग ने देखा व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एटम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज़ मैटर, ठीक है, मैटर क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर, ठीक है। जो भी कोई भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि मास और स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो स्पेस आपको पता होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत स्पेस आपको दिख रहा होगा, लिक्विड के अंदर जो है थोड़ा बहुत स्पेस दिख रहा होगा, बट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और मास मतलब तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या ऑक्यूपाई करता है, मास ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, मतलब वेट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मास मतलब वेट और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो इसका बताया मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो मैटर किससे बना होता है, टाइनी पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड या फिर ये तीनों गैस, ठीक है, ये तीनों यहाँ पर आप देखिए टाइनी पार्टिकल्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टाइनी पार्टिकल्स, ये सभी टाइनी पार्टिकल्स से क्या बनता है, या फिर जो सॉलिड बनता है या फिर लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी बन सकता है, ठीक है। एक मैटर से कुछ भी बन सकता है, और मैटर किससे बना होता है, टाइनी पार्टिकल से। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर उसका होता है दिस पार्टिकल आर इनविजिबल टू नेक्ड आइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने आंखों से नहीं देख सकते इन पार्टिकल्स को, ये इतने स्मॉल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एटम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर जो है पार्टिकल्स को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। फिर इसका बताया द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो एक मैटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कोई भी मैटर जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोई भी मैटर के, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला होता है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि कौन सी चीज़ है जो मैटर है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होती है, ठीक है। उस क्राइटेरिया को अगर हम लोग वेरीफाई करें तो हम समझ सकते हैं कि ये मैटर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, कोई मैटर के अंदर, तो क्या करते हैं उसके उन दोनों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उन दोनों के बीच में क्या है, ये जो जितने भी पार्टिकल्स है सबके बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। तो इसके बाद बताया पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला मतलब गैस यहाँ पर है, ठीक है। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जो फोर्थ मतलब थर्ड क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड, मतलब कि अट्रैक्टेड टू ईच अदर, मतलब जो ये पार्टिकल्स है, ठीक है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट है। तो इन तीनों क्राइटेरिया, अगर ये तीनों क्राइटेरिया अगर होता है, ठीक है, तीनों क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया होता है तो समझ जाना कि वो क्या है, मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्राइटेरिया गलती से यहाँ पर डिलीट हो गया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टिकल्स यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पर पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, मूव करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स मैटर इज़ ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब क्या, ठीक है, तो जो दो मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे, इसे मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल या फिर आप कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ भी बोलो आप, यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद बताया कि बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसे क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दो मॉलिकुलर के बीच का जो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद बताया एनी स्पेसिंग बिटवीन देम, तो यहाँ पर उसके फोर्स, ठीक है, यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है और इसके बीच का जो स्पेस है यहाँ पर उसी को देखते हुए यहाँ पर 3 क्राइटेरिया में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, एकदम अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, एकदम मतलब एकदम चिपके हुए होते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर ऐसे चिपका हुआ है। बट यहाँ पर जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा वहाँ पर स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है और थोड़ा दूर चिपके होते हैं, ठीक है। ये जो इनके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के अंदर थोड़ा दूर चिपके होते हैं। बट यहाँ पर जो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है, एकदम कॉम्पैक्टली चिपके हुए होते हैं। बट यहाँ पर लिक्विड में थोड़ा सा दूर चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड गैस है, गैस में क्या होते हैं, बहुत दूर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, बहुत दूर मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसका वेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि जो गैस होता है इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए इसका वेट कम होता है। और लिक्विड के अंदर और थोड़ा पास होता है, इसीलिए इसका वेट ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया मैटर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शुरू होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब तक हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे ताकि हमें जो है हेल्प हो सके इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं हुआ कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, और सॉलिड क्या होता है, गैस, लिक्विड क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन से पार्टिकल कैसे अटैच होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर आपको ये सब बेसिक ही नहीं मालूम रहेगा तो ये कैसे समझेगा कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं, ठीक है, एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो ये सब को अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको पहले मतलब कि बेसिक तो पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको अब तक बेसिक करवा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। तो यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि असल में एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको इमेज दिख रहा होगा। तो सबसे पहला डाल्टन है, ठीक है, जॉन डाल्टन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने कौन सा चीज़ का मतलब कि डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ सर्कल टाइप को मतलब डिस्क्राइब किया था, ठीक है, जिसे एटम का नाम दिया था उन्होंने। तो यहाँ पर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर कौन से साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट किया था, ठीक है, एटम का। तो जाके, ठीक है, इन सबको जो भी डिस्कवरी किया था, ठीक है, इन सबको जब क्या एक साथ लाए, ठीक है, तभी क्या हुआ, वहाँ पर एटॉमिक मॉडल तैयार हुआ, ठीक है। तो मतलब कि जो एटम है, ठीक है, एटम को डिस्कवर करने में बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन हुआ। तो यहाँ पर वही सब दिखाया कि कौन से साइंटिस्ट ने मतलब कि क्या डिस्कवर किया था, ठीक है, कौन से ईयर में डिस्कवर किया था, क्या नाम था, कौन से साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर आपको सब कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये भी मिलेगा आपको देखने को कि कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने मतलब डिस्कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस इमेज में। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन रीड करके बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर बताया इन द 18th and 19th century many scientists attempted to explain the structure of the atom with the help of atomic model, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि एटम क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ एटम, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एटम, व्हाट इज़ मैटर, ठीक है, इसी सब के लिए बता रहा था। तो वो सब यहाँ पर अभी यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया कि 18 और 19th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, एटॉमिक मॉडल बना के, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक मॉडल बना के उन्होंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बट क्या हुआ, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हुआ असल में।
सो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मतलब कि पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट क्या हुआ, ईच मॉडल हैज़ देयर ओन मेरिट एंड डीमेरिट्स एंड वेयर पाइवोटियल टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो जो हर एक, ठीक है, हर एक मॉडल क्या था, वो हर एक मॉडल की खुद की एडवांटेज और डिसएडवांटेज था, ठीक है। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। ये जो एडवांटेज, ठीक है, हर एक मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल डिस्कवर करने में, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है कि जो 18 और 19 सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो आगे आए, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर आखिर असल में एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है, मतलब एटम कैसा दिखता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबका एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने अपने मॉडल से, ठीक है, अपने अपने मॉडल से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब इनका मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की हर एक मॉडल के उसके खुद के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, ठीक है। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए मॉडर्न एटॉमिक मॉडल डेवलप करने में। तो इसका बताया द मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड वेयर साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कौन से साइंटिस्ट का था, यहाँ पर नेम दिया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल तैयार करने में जॉन डाल्टन, ठीक है, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड एंड नील बोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल डेवलप करने में, ठीक है। ये चारों नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है और इनके बारे में हम लोग अभी डीप में स्टडी करने वाले कि इन्होंने कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे, ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था एटॉमिक मॉडल को डिस्कवर करने में, ठीक है, और बाकी सब एकदम अच्छे से समझ गया। सो फ्रेंड, इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने स्टडी किया एटॉमिक मॉडल के बारे में। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है डेवलप करने में, ठीक है, और कौन कौन से ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका बहुत ज़्यादा इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहला नाम था जॉन डाल्टन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉन डाल्टन है जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज अ साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है। तो एक क्या है, एक साइंटिफिक थ्योरी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि किस पे बेस्ड है, वो नेचर ऑफ मैटर के, ठीक है, यहाँ पर मैटर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये किसने बताया था, पुट फॉर्थ बाय इंग्लिश फिजिक्स एंड केमिस्ट जॉन डाल्टन। और ये किसने बताया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का खुद जॉन डाल्टन ने बताया था, ठीक है। इसीलिए इनके नाम पे ये थ्योरी को रखा गया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। और कौन से ईयर में बताया था, इन्होंने बताया था 1808 में, ठीक है, इस थ्योरी के बारे में बताया था, ठीक है। फिर इसके बाद बताया इट स्टेट्स दैट, और इस थ्योरी में बताया कि मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि जो मैटर होते हैं, ठीक है, मैटर किससे बने होते हैं, स्मॉल इनडिवाइजिबल, ठीक है, इनडिवाइजिबल पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो साइज़ होती है, ठीक है, एटम की जो साइज़ है वो कितनी है, 1 × 10⁻⁻⁻. इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है इसकी साइज़। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेजर इसका जो एटम का एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कि एग्जैक्ट साइज़ नहीं है, वो एक क्या है, प्रेडिक्टेड साइज़ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने भी बताया कि जो ये मैटर एटम होता है, ठीक है, ये एटम जो होता है स्मॉल मैटर जो होता है स्मॉल किससे बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जो कि इनडिविजिबल है, ठीक है ना, इसे डिवाइड भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यू रिवॉल्व करते रहते हैं, इसीलिए इसका साइज़ लेना, अब जब इसका साइज़ लेना ही मुश्किल है तो यहाँ पर आप इसे डिवाइड कैसे कर सकते हो, आप ये सोच सकते हो, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो एटम होता है एकदम स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, ठीक है, जिसे हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके बाद बताया द पोस्टुलेट एंड लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स है, ठीक है, तो इन्होंने मतलब कि क्या सजेस्ट किया था, ठीक है, क्या सजेस्ट किया था, मतलब कि इसके लिमिटेशन और क्या एडवांटेज है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं इनकी एटॉमिक थ्योरी क्या इन्होंने बताया, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी में। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने स्टडी किया डाल्टन के बारे में, अब यहाँ पर हम लोग उनकी स्टडी करने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना तभी आपको समझेगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी असल में क्या थी।
तो यहाँ पर दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज दैट ऑल मैटर्स आर कंपोज ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यही बता दी है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं या फिर मैटर होता है, ठीक है, को किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर इसका बताया कि वो इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं, ठीक है, जिसे ना कभी डिवाइड किया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करती है, ठीक है, बता दी है कि जितने भी मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, वो इंडिविजिबल होते हैं और इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, ठीक है। फिर इसका तो बताया ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेयर आइडेंटिकल, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एटम के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं। और फिर इसके बाद बताया डिफरेंट एलिमेंट हैड एटम ऑफ डिफरेंट साइज एंड मास, तो जो डिफरेंट एटम होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सिमिलर एलिमेंट्स की बात की है, बट जो डिफरेंट एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी साइज़ और जो मास होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। इतना जो है हमें फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर उसके बाद हमें ये भी बताया कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ऑल्सो स्टेट दैट द ऑल कंपाउंड वेयर कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एटम इन डिफिनाइट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताता है कि डाल्टन की थ्योरी की जितने भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, कॉम्बिनेशन, जो एटम होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, ठीक है, वो भी कैसे एक डिफिनाइट रेशियो, ठीक है, इनकी एक रेशियो होती है, ठीक है, डाल्टन की एक रेशियो होती है, उसी को मिला के मतलब सब कंबाइंड होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, कोई भी कंपाउंड बनता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। सो फ्रेंड, इसके बाद डाल्टन ने ये भी बताया कि डाल्टन ऑल्सो पोस्टुलेटेड दैट केमिकल रिएक्शन रिजल्टेड इन द रीअरेंजमेंट ऑफ द रिएक्शन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, जो रिएक्शन, ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट या फिर रिएक्शन होता है जो एटम का, उसी की वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि डाल्टन ने क्या क्या पोस्टुलेट किया, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है जे थॉमसन के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं जे थॉमसन, यानी थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जे थॉमसन के बारे में पढ़ रहे हैं, इनका नाम है जे थॉमसन, ठीक है। तो रदरफोर्ड जो थे, इनके क्या थे, स्टूडेंट थे, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसे ही क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया, द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम पुट फोर्थ बाय थॉमसन इन द ईयर 1904 इज़ द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये फर्स्ट मॉडल था एटम के, फर्स्ट मॉडल था, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट मॉडल था। इसे जे थॉमसन ने क्या किया था, पुट किया था, ठीक है, पुट किया था। उस मॉडल जो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मॉडल जहाँ पर हुआ था वहाँ पर इन्होंने ये मॉडल को क्या किया था, पुट किया था, ठीक है। और कौन से ईयर में किया था, 1904 में। इसका होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर वहाँ पर स्प्रेड है, बट जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है। हर जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हर जगह स्प्रेड है, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज जो क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है, एक फिक्स जगह पे क्या है, एम्बेडेड, ठीक है। इसका बताया कि द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से बैलेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हुआ है, बैलेंस है यहाँ पर। फिर इसका बताया देयरफॉर द एटम बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इसीलिए क्या है, जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों भी है, ठीक है। जहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं तो क्या होते हैं, न्यूट्रल। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है कि जहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं वो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वहाँ पर क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये एटम का प्लम पुडिंग आपको समझ गया कि इसमें कैसे उन्होंने क्या बताया, कि यहाँ पर उन्होंने इतना ही बताया कि, ठीक है, जे थॉमसन ने इतना ही बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ वहाँ स्प्रेड है, बट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मतलब उसके अंदर क्या है, न्यूट्रल हो गई है, ठीक है। इसी को उन्होंने किसके इसमें समझाया, प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, ठीक है, एटम का प्लम पुडिंग मॉडल क्या है।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगली वीडियो में तब तक ले जय हिंद जय भारत।